Okay, so fourth class of capital structure. Good morning, all of you. Fourth class capital structure का good morning. संपूर्ण, स्मृति, ब्रतलोक, अनिल, निखिल and all others. So last class अपने MM मॉडल विथ टैक्सेस डिस्कस किए थे, उसका एक क्वेश्चन किए थे. MM मॉडल विथ टैक्सेस का एक क्वेश्चन किए थे एंड वी हैड डिस्कस्ड. बट व्हेन आई लेफ्ट द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि सिंस अपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं और पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार पता नहीं पूरा क्लियर नहीं है. तो आई हैड टोल्ड यू दैट नेक्स्ट क्लास जब अपने करेंगे तो उस केस में जब अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड लास्ट क्लास. तो आज अपने क्वेश्चंस करने वाले एमएम मॉडल विद टैक्सेस के ऊपर, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया कंप्लीट हो गया. ऑफ कोर्स चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर बाकी है. सो एमएम मॉडल विद टैक्सेस का पहले रिवाइज करवा रहा हूँ. रिवाइज. सो एमएम मॉडल विद टैक्सेस में आपने डिस्कस किए थे कि जो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है पहले वो निकाल लो. EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय KC स्टार. अगर कोई लीवर्ड फर्म भी है और उसका वैल्यूएशन करना है तो पहले अज्यूम कर लो कि 1 लीवर्ड है और उसका वैल्यू निकाल लो. ओके, KC स्टार इज द डिस्काउंट रेट फॉर दैट रिस्क क्लास. जैसे सीमेंट का अलग रिस्क क्लास है, आयरन स्टील का अलग रिस्क क्लास है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल का अलग रिस्क क्लास है. तो बिजनेस रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट हर एक रिस्क क्लास का अलग डिस्काउंट रेट है, वो यूज़ करके वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म निकाल लो कि अगर ये फर्म अनलीवर्ड होता तो इसका वैल्यू क्या होता है. एज इफ ऐसे बात करें, अगर तुम क्लासेस नहीं लेता तो तुम्हारा क्या मार्क्स आता, से 52. ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड है टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट. तो टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का मैंने प्रूव किया था कि ज़िंदगी भर जो इंटरेस्ट के कारण टैक्स बचेगा, ज़िंदगी भर डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है PL में डेबिट होगा, टैक्स बचेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था TC इंटू B, टैक्स रेट इंटू डेट. और बहुत जन यहाँ पे बार बार डाउट पूछते हैं कि टैक्स रेट को डेट पे क्यों लगाए, जबकि डेट पे नहीं लगाए. अपने टैक्स रेट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू डेट किए थे, फिर A/I करते समय इंटरेस्ट रेट कट गया और बचा टैक्स रेट इंटू डेट. इट इज़ नॉट एक साल का टैक्स शील्ड, इट इज़ ज़िंदगी भर का टैक्स शील्ड. उसके बाद वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट. तो लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज़्यादा आएगा. MM मॉडल विद टैक्सेस में डेट इज़ गुड. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ नॉट इरेलीवेंट, डेट होने से बढ़िया है. उसके बाद आप इसमें से वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म में से डेट लेस कर दो तो इक्विटी आ जाएगा. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म माइनस डेट. स्क्रीन में ठीक है, कोई बात नहीं है. वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म माइनस डेट. उसके बाद जाके अपने अगर KC निकालना चाहते हैं, KC इस लीवर्ड फर्म का, तो वो हो जाएगा नो पैट डिवाइडेड बाय आपने वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म जो निकाला. और अगर आप KE निकालना चाहते हैं लीवर्ड फर्म का, तो KE हो जाएगा पैट डिवाइडेड बाय आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी जो निकाला. ठीक है ना. ऑफ कोर्स KE वैसे भी निकाल सकते हैं, पर रिकमेंडेड मत निकालना कि KC स्टार प्लस KC स्टार माइनस KD इंटू B/S इंटू 1 माइनस टी. बट आई एम रिकमेंडिंग नॉट टू डू दैट. मत कीजिएगा वैसे. ठीक है, जो KE है वो ऐसे निकालिएगा पैट डिवाइडेड बाय S के हेल्प से. आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू यूज़ दिस फॉर्मूला. डोंट यूज़ दिस फॉर्मूला. बट किसी को जब बोलते हैं ना डोंट यूज़ इट, तो उसके और आता है मन में, नो अगर देखेंगे वो देखो घर पे. मैं एग्जाम में बोल रहा हूँ, नहीं देखोगे तो बढ़िया रहेगा. तो ये सारा लास्ट क्लास किए थे और मैंने बोला था 2 तरह का सम्स है. एक तरह का सम अपने किए थे जहाँ पे 2 फर्म्स दिया रहेगा, एक अनलीवर्ड लीवर्ड, दोनों को वैल्यू करने बोलेगा. ये अपने एक सम किए थे, आई थिंक नवंबर 18 पेपर का सम किए थे. और एक और तरह का सम है जिसमें अपने को एक देगा, एक फर्म अनलीवर्ड है और वो अब लीवर्ड बनना चाह रहा है रीपर्चेस करके, डेट लेके इक्विटी बाईबैक करेगा, लेवरेज रीपर्चेस. ठीक है, पर वो सब नहीं किए थे.
अभी अपने करने वाले हैं। तो आज अपने टू बिगिन विथ सम्स को बुक से करेंगे। प्लीज़ एक बार बुक निकाल लीजिए, जो अपना एफएम का बुक है निकाल लीजिए। अगर आप लोग लेके नहीं बैठे हैं बुक को, बिकॉज मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं 2 मिनट रुक जा रहा हूँ। एफएम का बुक निकाल लीजिएगा, एफएम का बुक निकाल लीजिए, बिकॉज कुछ सम्स हैं जो पेपर्स वगैरह में दिए हुए नहीं हैं, अपने बुक में हैं। पेज नंबर 214, पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 15। आराम से प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने, बिकॉज मैं चाहता हूँ एकदम आपको रिदम में आ जाए। पेज 214, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन देख रहे हैं। RES is an all equity financed company with a market value of 25 लाख and cost of equity 21%। तो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और 21% जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है अभी, बिकॉज फर्म अनलीवर्ड है। और 25 लाख जो उसका मार्केट वैल्यू है वो इक्विटी का भी वैल्यू है अभी, तो अभी अनलीवर्ड फर्म है, VU है। Company wants to buy back equity shares worth 5 lakh by issuing and raising 15% perpetual debt of the same amount। तो 5 लाख का डेट उठा के उसको बिजनेस में नहीं लगाएगा, उससे बाईबैक करेगा, ठीक है ना। 5 लाख का डेट उठा के। रेट ऑफ टैक्स में बी टेकन एज 30%। आफ्टर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग एंड अप्लाइंग MM मॉडल विद टैक्सेस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो देखिए ऐसी नॉलेज के लिए वर्ड दिया है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे हम लोग अनलीवर्ड फर्म थे तो हमारे बैलेंस शीट में केवल इक्विटी था, अब हम डिसाइड किए नहीं हम लोग 5 लाख का डेट लेके इक्विटी को बाईबैक करेंगे, तो आप कैपिटल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। जस्ट नॉलेज के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ RES लिमिटेड। तो इसका मार्केट वैल्यू बताना है। प्लीज़ बताइए थियरी वाइज इसका मार्केट वैल्यू सेम रहेगा 25 लाख या बढ़ेगा या गिरेगा? ये अनलीवर्ड फर्म था, अब ये लीवर्ड बन रहा है। कैलकुलेशन मत कीजिए, जस्ट सोच के बताइए। तो इसका वैल्यू बढ़ेगा या गिरेगा या सेम रहेगा? रिमेंबर हम लोग कर रहे हैं MM मॉडल विथ टैक्सेस। इसका वैल्यू बढ़ेगा, गिरेगा या सेम रहेगा? वी आर डूइंग MM मॉडल विथ टैक्सेस। तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, गिरेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। वेरी गुड, इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंगली सही है। तो अपने लिख दें VU इक्वल टू 25 लाख। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है, आपको पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इज इक्वल टू टैक्स रेट इनटू डेट। तो टैक्स रेट क्या था? 30%। तो 30% ऑफ 5 लाख, 5 लाख के डेट के कारण जिंदगी भर जो टैक्स बचेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख। सो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। तो ये आ गया अपना 25 लाख प्लस ये 26,50,000 आंसर। 26,50,000 आंसर। 26,50,000 आंसर है। 26,50,000 आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। सेकंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मेरा मन है पैट डिवाइडेड बाय एस यूज़ करने का, पैट बाय एस। तो उसके लिए पहले एस निकाल लें। एस इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म माइनस डेट।
तो इक्वल टू 26,50,000 माइनस 5,00,000 इक्वल टू 21,50,000। तो 21,50,000 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, 21,50,000। और पैट को निकाल लें। पैट क्या होगा? पैट होगा EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी। मैं टेबल की वजह ऐसे निकाला हूँ, जिसका मन है वो टेबल वाइज कर सकता है। EBIT कितना दिया हुआ है? और EBIT वैसे निकल जाएगा, सॉरी, इसको एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए अपने को पता है एग्जिस्टिंग राइट नाउ, एग्जिस्टिंग अनलीवर्ड में जो वैल्यू ऑफ द फर्म है 25 लाख दिया हुआ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21% है, ठीक है ना। सो VU इक्वल टू NOPAT डिवाइड बाय KC स्टार, सॉरी, सो 25 लाख इज इक्वल टू NOPAT डिवाइड बाय 0.21। तो अभी NOPAT क्या है? व्हाट इज द NOPAT राइट नाउ? अभी जो 25 लाख अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू है वो कैसे आया होगा? NOPAT डिवाइडेड बाय KC स्टार। तो अभी NOPAT क्या है? 21% और 25 लाख, बताइए। 5,25,000 NOPAT है। तो अभी EBIT क्या है? तो अभी EBIT है 5,25,000 डिवाइड बाय, एक्सक्यूज मी, सॉरी, 0.7। 5,25,000 बाई 0.7, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 0.7। बताइए प्लीज। 7,50,000 EBIT है अपना, और ये EBIT सेम रहेगा बिकॉज जो नया 5 लाख रुपया डेट उठाए उसको बिजनेस पे थोड़ी लगाए, उसको तो अपने इक्विटी बाईबैक पे लगाए, तो अर्निंग सेम रहेगा। देयरफॉर आफ्टर buyback NOPAT is equal to EBIT minus I into 1 minus T। EBIT माइनस आई इंटू माइनस टी। तो EBIT जो निकाले 7,50,000 और अब से इंटरेस्ट पे करेंगे ना 5 लाख। डेट का इंटरेस्ट रेट क्या है? डेट का इंटरेस्ट रेट क्या है? सब में जो 5 लाख का डेट ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? लुक एट द क्वेश्चन। 5 लाख का जो डेट ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है? सब में दिया हुआ है। परिधि, श्रेयांश, व्रतलोक, अनिल, व्यक्तित्व। 5 लाख का जो डेट ले रहे हैं उसमें आगे से इंटरेस्ट क्या है? कोई बता रहा नहीं है। तो 15% ऑफ 5 लाख, द होल इंटू 0.7 इक्वल टू, अब जवाब आया आप लोग का समीर, सृष्टि, महक, अनिल। तो 7,50,000 माइनस 75,000 द होल इंटू 0.7। बताइए क्या आ रहा है? ओ सॉरी, मैं पैट निकाल रहा हूँ क्या? गलती कर रहा हूँ, सॉरी। आई हैव डन अ मिस्टेक। एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्या चल रहा था? हम लोग को तो पैट निकालना था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पैट लिख दे केवल। ये पैट है, पैट लिख दीजिएगा, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ। ये पैट था, नो पैट नहीं, ये पैट था, पैट। EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी। करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने भूल के नो पैट लिखा दिया था, ये पैट निकाल रहे हैं। करेक्शन कर लिया है ना आपने? मैंने भूल के नो पैट लिख दिया था, ये पैट है। EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी।
तो ये 4,72,500 आ रहा है, 472,500, 472,500। तो अपना के ही निकालने बोला है। के ही क्या होगा, पैट डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। सो 4,72,500, 472,500 डिवाइडेड बाय एस क्या था, 21,50,000 इंटू 100। 4,72,500 डिवाइड बाय 21,50,000 इंटू 100, बताइए 21.976%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया 21.976%। पहले 21 था, अब 21.976, 98%। दैट्स ओके, जो जिसको जो लिखना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। होप आपने करेक्शन कर लिया था। पहले हमने नो पैट निकाला था बैक कैलकुलेशन से, उसके बाद आफ्टर बाईबैक हमने पैट निकाला है। पैट मैंने भूल के यहाँ पे नो पैट लिखा दिया था। यहाँ पे करेक्शन मत करना, ये सही था, इसके बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये आ गया 21.976%। थर्ड पार्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा नो पैट डिवाइडेड बाय केसी, सॉरी डिवाइड बाय वीएल। नो पैट डिवाइडेड बाय वीएल इंटू 100। तो नो पैट तो वही है जो आया था। नो पैट क्या आया था, 5,25,000। नो पैट तो वही है जो आया था, 5,25,000 डिवाइड बाय वीएल। वीएल क्या है, 26,50,000 इंटू 100। 5,25,000 डिवाइड बाय 26,50,000 इंटू 100। 5,25,000 डिवाइड बाय 26,50,000 इंटू 100 क्या आ रहा है, तो केसी तो कम हो जाएगा, जो 21% था उससे कम हो जाएगा, 19.81, 19.81% केसी। तो पहले 21% था अनलीवर्ड में, पर टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट की वजह से केसी कम हो गया, 19.81%। बोला है कमेंट, तो कमेंट अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेगा। वहाँ लिखा है कमेंट, लिखा है एंड कमेंट ऑन इट, कमेंट करना है अपने को, तो लिख दीजिए ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट केसी फॉल्स, ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट केसी फॉल्स from 21% to 19.81%. KC falls from 21% to 19.81%. On account of tax advantage of debt, KC falls from 21% to 19.81% after capital restructuring. After capital restructuring. KC falls from 21% to 19.81% after capital restructuring. सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक सम था जो हमने किया है अभी। उसके बाद पेज नंबर 211, नहीं 211 नहीं, सॉरी बता रहा हूँ, पेज नंबर 222, पेज नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देख रहे हैं, कंपनी P and Q are identical in all respect including risk factors except for debt equity. कंपनी P having issued 10% debentures of 18 लाख यानी लीवर्ड है, while कंपनी Q is unlevered. Both the companies earn 20% before interest and tax on their total assets of 30 लाख। तो 30 लाख का 20% क्या हुआ, 6 लाख। 30 लाख का 20% 6 लाख इनका EBIT है,
30 लाख का 20%, 6 लाख इनका EBIT है. Assume a tax rate of 50% and capitalization rate of 15% for an all equity firm. Clear है? Calculate the value of the company's P and Q using net income approach, net operating income approach. Now साफ साफ बुक में दिया हुआ है कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एज्यूम करता है कि देर आर नो टैक्सेस. ये दोनों अप्रोच एज्यूम करता है देर आर नो टैक्सेस, उसके बावजूद भी सब में टैक्स दिया हुआ है. इसलिए आप अगर नोट्स चेक करेंगे मेरा फर्स्ट क्लास का, तो मैंने उस पर लिखाया था कहीं कहीं नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में भी टैक्स रेट सब में रह सकता है. आप चाहे तो नोट्स चेक कर सकते हैं. जब फर्स्ट क्लास का नोट्स लिखा रहा था पहले मैंने लिखाया था नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल अप्रोच और MM मॉडल विदाउट टैक्सेस में टैक्स नहीं रहेगा. फिर मैंने बोला था नहीं टैक्स होने को रह सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है. तो नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता था आपको याद है? नेट इनकम अप्रोच का क्या बोलना था? अगर अपने डेट को बढ़ाएंगे, अगर अपने को डेट को बढ़ाएंगे तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू KE. अगर डेट को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू KE. नेट इनकम अप्रोच सबसे फालतू अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता था? अगर डेट को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू KE. व्हाट विल हैपन टू KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा हूँ, क्या होगा? इट विल रिमेन द सेम. स्टुपिडिटी. बोला शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल रिस्क से कोई मतलब नहीं है. KE विल रिमेन द सेम एंड KC विल फॉल. नेट इनकम अप्रोच अगर आपको याद हो तो स्टूपिड अप्रोच था. उसे माने कि जैसे जैसे डेट को बढ़ाएंगे KE सेम रहेगा, तो KD सस्ता आते जा रहा है तो KC विल फॉल. ध्यान आ रहा है? सबसे स्टूपिड अप्रोच. ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है? जो फर्म P और फर्म Q है, फर्म P और फर्म Q, कौन सा फर्म अनलीवर्ड है बताइए? फर्म P और फर्म Q में से कौन सा फर्म अनलीवर्ड है पहले ये बताइए. फर्म P और Q में कौन सा फर्म अनलीवर्ड है? फर्म P और Q में कौन सा फर्म अनलीवर्ड है? Q. तो Q का जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वही वैल्यू ऑफ द फर्म होगा. Q का जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वही वैल्यू ऑफ द फर्म होगा. करेक्ट है? Q का जो वैल्यू ऑफ इक्विटी वही वैल्यू ऑफ द फर्म होगा. तो उसका 15% ऑल इक्विटी फर्म का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है ना. चलिए Q से स्टार्ट करते हैं. लिख रहा हूं नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच, उसमें फर्म Q ब्रैकेट अनलीवर्ड. ये तो अनलीवर्ड ही है, अनलीवर्ड. ठीक है, इस फर्म का जो EBIT है वो है 20% ऑफ 30 लाख दिया हुआ है सब में, इक्वल टू 6 लाख. तो इस फर्म का जो नो पैट है, जो कि इसका पैट भी है, वो है EBIT इंटू 1 - T. इस फर्म का जो EBIT है वो तो इसका पैट भी है, EBIT इंटू 1 - T. तो 6 लाख इंटू 0.5 इक्वल टू 3 लाख. ये तो अनलीवर्ड फर्म है ना, इंटरेस्ट है नहीं कुछ इसमें. तो इस फर्म का जो वैल्यू है V इक्वल टू S इक्वल टू नो पैट डिवाइड बाय KC. सो 3 लाख डिवाइड बाय इसका KC क्या दिया होता? 15%. यस 15%. 3 लाख बाय 15%. 3 लाख बाय 15%. बताइए. तो जो फर्म Q है पहले उसको सल्टा है, बिकॉज वो तो ऑल इक्विटी फर्म ही, और ऑल इक्विटी फर्म का ही डिस्काउंट रेट दिया हुआ है. तो 20 लाख आंसर, 20 लाख आंसर फर्म Q का. फर्म Q का 20 लाख आंसर. अब फर्म P में आते हैं. फर्म P में नेट इनकम अप्रोच चल रहा है. तो नेट इनकम अप्रोच फर्म P ब्रैकेट लीवर्ड, तो इसमें वैल्यू होगा डेट प्लस इक्विटी. तो इक्विटी का वैल्यू निकालने के लिए अपने को इसका पहले पैट चाहिए. पैट क्या होगा? EBIT माइनस I इंटू 1 - T. चलिए आप लोग निकालिए, बुक से आंसर मत देखिएगा. फर्म P का पैट निकालिए, EBIT माइनस I इंटू 1 - T. EBIT ऊपर निकाला हुआ है 6 लाख
डिवेंचर्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्लीज कैलकुलेट कीजिए पैट EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी। इस भी सम को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब ये सम्स को लास्ट में देख के जाना जरूरी है। EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी अगर आपने देख के नहीं गया और एग्जाम में डायरेक्टली आ गया, कुछ सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है सम रॉन्ग हो जाएगा। तो स्मृति बोल रही है 4,80,000 पर बाकी सब जन बोल रहे हैं 2,10,000। स्मृति बंका ने बोला 4,80,000, बाकी सब जन 2,10,000। तो स्मृति आप अपना चेक कर लें, शायद रॉन्ग हो गया आपसे। तो EBIT जो है वो अपना 6 लाख था और जो इंटरेस्ट है वो 10% ऑफ 18 लाख, 10% ऑफ 18 लाख। तो स्मृति ने लगता है पोस्ट टैक्स किया ही नहीं, द होल इंटू 0.5, तो 6 लाख माइनस 1,80,000 द होल इंटू 0.5, तो 4,20,000 इंटू 0.5, 2,10,000। तो स्मृति यू हैव टू बी केयरफुल कि फॉर्मूला लिखा हुआ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, तो इसका मतलब एग्जाम में भी हो सकता है। और उस केस पे आपको घर आके ऐसा लगेगा कि सर आपने जैसे कराया था मैंने तो वैसे ही किया, पता नहीं मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो ये पैट आ गया फर्म पी का। अब एज पर NI अप्रोच, एज पर NI अप्रोच KE इक्वल टू 15%। इवन दो ये लीवर्ड फर्म है, इवन दो ये लीवर्ड फर्म है, पर इसका KE तो सेम रहेगा बिकॉज ये स्टूपिड अप्रोच है ना, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल रिस्क से मतलब ही नहीं है। सो देयरफॉर S इक्वल टू पैट बाई KE, पैट बाई KE। तो 2,10,000 डिवाइड बाय 0.15, 2,10,000 डिवाइड बाय 0.15, 2,10,000 डिवाइड बाय 0.15 इक्वल टू 14 lakhs। 14 lakhs वैल्यू ऑफ इक्विटी है और डेट तो कितने का है अपना, 18 लाख का डेट है। Therefore value of the firm is equal to B plus S, 18 लाख प्लस 14 लाख, 18 प्लस 14 कितना, 32 lakhs। 18 प्लस 14 32 lakhs। तो 32 lakhs आंसर है। सम इंपॉर्टेंट है, कोई एक सम नहीं मिलेगा इस सम के अलावा जिसपे नेट इनकम अप्रोच पे टैक्स दिया हुआ है। कोई भी एक सम नहीं है जिसपे नेट इनकम अप्रोच पे टैक्स दिया हुआ है, समझ गए। तो सम इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट ऑफ द सम में जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो है सम का, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सेकेंड पार्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच, वो तो मैंने पहले लिखाया था, वो MM मॉडल विथ टैक्स विदाउट टैक्सेस के जैसा है, पर इस सब में तो टैक्स है। जब टैक्स नहीं था तो मैंने आप लोग को लिखाया NOI अप्रोच मतलब MM मॉडल विदाउट टैक्सेस। तो अगर टैक्स है तो आपको क्या लगता है NOI अप्रोच का मतलब कौन सा अप्रोच माने? अगर मैंने आपको बताया था कि NOI अप्रोच का मतलब हो गया MM मॉडल विदाउट टैक्सेस, तो अगर टैक्स है तो NOI अप्रोच को कौन सा अप्रोच माने? आप बताइए, NOI अप्रोच को कौन सा अप्रोच माने? सम करने के लिए NOI अप्रोच को कौन सा अप्रोच माने? जाहिर है MM मॉडल विथ टैक्स। तो NOI अप्रोच को बताया था MM मॉडल विदाउट टैक्स मानना है, पर अगर टैक्स है तो MM मॉडल विथ टैक्स, यानी वो तो वही VL इक्वल टू VU प्लस वो वाला सम है। चलिए चालू करते हैं। NOI अप्रोच, NOI अप्रोच, तो ये हिंट है कि अगर NOI अप्रोच का सम आ गया वो MM मॉडल है विथ टैक्सेस, अगर टैक्स दिया हुआ है। तो फर्म Q का तो निकाला हुआ है, VU इक्वल टू क्या निकाले थे फर्म Q का वैल्यू? फर्म Q का वैल्यू हमने क्या निकाला था, ऊपर भी निकाला था ना। फर्म Q का वैल्यू क्या निकाला था हमने ऊपर? 20 लाख। कैलकुलेटेड अबव, ये तो आंसर हो गया, कैलकुलेटेड अबव। फर्म
फर्म पी का निकालना है तो घुमा के कान पकड़ते हैं। VL इक्वल टू VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, तो 20 लाख प्लस 50% ऑफ 18 लाख, 20 लाख प्लस 50% ऑफ 18 लाख इज इक्वल टू 29 lakhs. 29 lakhs आंसर। वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म 29 lakhs। क्या पूछा था वो? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछता तो 29 माइनस 18, अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछता तो 29 माइनस 18, और फिर के ही पूछ सकता था, वो नहीं पूछा है। आप मन में सोच लो, अगर यहाँ पे केसी पूछता तो केसी होता नो पैट डिवाइडेड बाय 29, नो पैट बाय 29। वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछता 29 माइनस 18, वो जो आता। के ही पूछता तो पैट डिवाइडेड बाय जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आता। आई ओके विथ इट? वो नहीं पूछा, मैं क्यों कराऊँ? इसका केसी निकाल सकते हैं नो पैट बाई VL, इसका वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं 29 लाख माइनस डेट, और उसके बाद इसका के ही निकाल सकते हैं। इज दैट ओके विथ यू? इज दैट ओके विथ यू? आप लोग एक्स्ट्रा में निकाल लीजिए अपने आप लोग रफ में निकाल लीजिए, रफ एक्स्ट्रा। इसका केसी निकालिए। केसी क्या होगा? नो पैट डिवाइडेड बाय 29 लाख। बताइएगा आंसर क्या? केसी होगा नो पैट बाय 29 लाख। इसका केसी होगा नो पैट बाय 29 लाख। आई थिंक 3 लाख नो पैट है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 29 लाख इंटू 100। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस सम का पार्ट नहीं है, रफ एक्स्ट्रा। यस प्लीज बताइए केसी क्या है इसका? 3 लाख बाय 29 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 29 लाख इंटू 100, 10.34%, 10.34%, 10.34%, 10.34%। ठीक है, और इसका इक्विटी का वैल्यू बताइए। एस इक्वल टू क्या? केसी आ गया इसका 10.34%। एस इक्वल टू क्या? एस इक्वल टू क्या? अनिल संपूर्ण, व्यक्तित्व, स्मृति, श्रेयांश, प्रातलोक, संपूर्ण, बताइए प्लीज। 11 लाख, 29 लाख माइनस 18 लाख, 11 लाख। एस इक्वल टू 11 लाख। इस सब में निकालिएगा मत, ये सब एग्जामिनर को फालतू का एक्स्ट्रा पसंद नहीं है, पर स्टोरी कंप्लीट करने के लिए 11 लाख। देखो पहले पैट निकाली, इसका पैट निकाला हुआ नहीं है। वो पैट निकाला हुआ है क्या इसका? हाँ निकाला हुआ, ऊपर पैट निकाले थे क्या? 2,10,000। हाँ, तो के ई इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय एस, के ई इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, के ई इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। यस बताइए। सौरभ गेरा, निखिल, महक, पैट डिवाइडेड, परिधि, पैट बाय एस इंटू 100, तो पैट 2,10,000 है, और डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 100, 2,10,000 बाई 11 लाख इंटू 100, 2,10,000 बाई 11 लाख इंटू 100, 19.09%, 19.09%, 19.09%, 19.09%। दोनों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। और कोई बताएगा क्या लास्ट क्लास एकदम लास्ट में अपने कौन सा सम किए थे? लास्ट क्लास के एकदम लास्ट में नवंबर 18 का कौन सा सम किए थे? लास्ट क्लास एकदम लास्ट में नवंबर 18 का सम किए थे ना शायद। नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, नवंबर 18 का। तो आप लोग पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क लिख लीजिए। पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क लिख लीजिए। पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क लिख लीजिए। पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क लिख लीजिए। एंड पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 8। तो ये दोनों सम्स वैसा ही सम्स है जो लास्ट क्लास किए थे। तो पेज नंबर 207 का क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 211 का क्वेश्चन नंबर 11,
ये दोनों एकदम सेम है जो नवंबर 2008 का सम किए थे ना, नवंबर 2018 का लास्ट क्लास, वैसा सम है। तो क्या आप चाहते हैं मैं कराऊं? बिकॉज एग्जैक्टली वैसा ही है, जो दो सम्स अभी किए हैं वो दो सम्स अलग टाइप का था तो वो करा दिए, पर ये दोनों सम सेम है जो नवंबर 2018 किए थे। तो इन दैट केस शुड आई डू इट? आई डोंट हैव एनी इशू। शुड वी डू दिस और यू विल डू इट एज अ होमवर्क? पेज 211 का क्वेश्चन 11, पेज 207 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके ठीक है, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज रिपीटेड चीज फालतू का बोरिंग करके फायदा नहीं है। यू विल डू इट एज अ होमवर्क, आप होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। वैसे सम्स किससे सिमिलर है? नवंबर 2018, फर्म ए फर्म बी दिया हुआ, दोनों का वैल्यू निकालना है। अनलीवर्ड का तो फालतू का पूछा है, अनलीवर्ड का तो क्लियर कट है। लीवर्ड में केवल वो अनलीवर्ड निकाल के ऐड टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, ठीक है। उसके अलावा दो सम्स, सॉरी एक सम ही गलत है, उस सम में चलते हैं। आईसीएआई में आ रहे हैं, एक मिनट। आरटीपी में 21 क्वेश्चन नंबर 3, आरटीपी में 21 क्वेश्चन नंबर 3, आरटीपी में 21 क्वेश्चन नंबर 3, आरटीपी में 21 क्वेश्चन नंबर 3। आरटीपी में 21 क्वेश्चन नंबर 3, सम को लिख लीजिएगा। इस सम का सम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 1 इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। 3 का फर्स्ट पार्ट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग, बट इट हैज टू बी डन इन द सेम मैनर दैट आईसीएआई हैज डन। यानी कि 3 का फर्स्ट पार्ट गलत किया हुआ, अपने को गलत करके आना है। फिर से 3 का फर्स्ट पार्ट गलत किया हुआ, कंसेप्चुअली गलत करके आना है। कभी भी आईसीआई ये गलती एक्सेप्ट नहीं करने वाला, बिकॉज ये कंसेप्चुअल गलती है। आईसीआई कंसेप्चुअल गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज उनका दिमाग उतना चलता नहीं है। मैकेनिकल गलती अगर आप बहुत जन बोलते हैं तो एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज उनको समझ में आता है हाँ हाँ ये गलती था। कंसेप्चुअल तो उनके आर पार हो जाता है, ठीक है ना। खैर देखते हैं मैं क्यों गलती बोल रहा हूं, आपसे पूछूंगा, बताइएगा क्यों गलती है। सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। जॉर्डन लिमिटेड हैज एनओआई ऑफ 5 लाख एंड टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 लाख। एनओआई क्या हुआ? व्हाट इज एनओआई? व्हाट इज एनओआई? जॉर्डन हैज एनओआई ऑफ 5 लाख and total capitalization 50 लाख। वेरी गुड। NOI is EBIT, NOI is EBIT, बहुत अच्छे। NOI is EBIT। Company is contemplating to introduce a debt financing। to introduce debt financing मतलब ये फर्म अभी लीवर्ड है कि अनलीवर्ड है? ये बोल रहा था कंपनी इज थिंकिंग कॉन्टेम्पलेटिंग टू इंट्रोड्यूस डेट फाइनेंसिंग। इसका मतलब राइट नाउ ये कंपनी लीवर्ड है कि अनलीवर्ड है? द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेट फाइनेंसिंग। तो राइट नाउ ये कंपनी अनलीवर्ड है, ठीक है ना। जो 50 लाख है वो इक्विटी और डेट दोनों, सॉरी इक्विटी और फर्म दोनों का वैल्यू है, ठीक है। एंड वेरियस ऑप्शंस फॉर द सेम। तो डेट कितना ले? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट वेरियस लेवल्स ऑफ डेट। तो दिया हुआ है डेट का अमाउंट फर्स्ट कॉलम में 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, फिर दिया हुआ है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। लॉजिकल है कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे फर्म डेट लेगा शेयर होल्डर्स विल फील द पिंच ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड केई विल राइज। एंड इनफैक्ट अगर ज़्यादा डेट लेंगे तो केडी भी बढ़ रहा है। ये कौन सा अप्रोच ने बोला था कि डेट ज़्यादा लेंगे तो केडी और केई बाद में दोनों बढ़ने लग जाएगा? शुरू में तो नहीं, पर बाद में डेट और इक्विटी केडी और केई दोनों बढ़ेगा। कौन से अप्रोच ने बोला था कि सम डेट इज गुड, टू मच ऑफ डेट इज बैड? कौन से अप्रोच ने बोला था कि सम डेट इज गुड, टू मच ऑफ डेट इज बैड? सम डेट इज गुड बट टू मच ऑफ डेट इज बैड। ये कौन से अप्रोच ने बोला था? ये कौन से अप्रोच ने बोला था?
ट्रेडिशनल अप्रोच एकदम सही है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो देखिए आप इंटरेस्ट रेट ही बढ़ते जा रहा है और ये जो के है वही बढ़ते जा रहे हैं। अज्यूम नो टैक्स एंड दैट द फर्म ऑलवेज मेंटेन्स बुक्स एट बुक वैल्यू। पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, फर्म ऑलवेज मेंटेन्स बुक्स एट बुक वैल्यू। तो हर ही फर्म बुक्स को तो बुक वैल्यू में मेंटेन करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेट टू बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अमाउंट ऑफ डेट टू बी एम्प्लॉयड बाय द फर्म एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो एक सम था स्टडी मैट में, एक बार वहाँ ले जा रहा हूँ, एक सम था स्टडी मैट में, एक बार आपको दिखा रहा हूँ, जो इतना आसान था कि उस सम को अपने छोड़ दिए थे, मैंने दिखा के छोड़ दिया था, उसको करवाया नहीं था। एक बार वो दिखाना जरूरी है वरना आपको गलती समझ में आएगा नहीं इंस्टीट्यूट का। तो बुक में एक सम था ट्रेडिशनल अप्रोच का, ये रहा ट्रेडिशनल अप्रोच और उसका ये सम था। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये शायद हमने लिख के नहीं किया था बिकॉज ये बहुत ही आसान था। डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इस सब में अपने को केडी के ही दिया हुआ था और परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू यानी WD दिया हुआ था, परसेंटेज ऑन डेट ऑन टोटल वैल्यू। तो उस केस में ये लोग केसी निकाला था, बाप रे बाप, दिख रहा है आपको। तो एक केसी निकाला था WD KD प्लस WE के, जैसे पहला वाले में केसी इक्वल टू KE 13%, दूसरा वाला 0.1 इंटू 11 प्लस 0.9 इंटू 13, तीसरा वाला 0.2 इंटू 11.6 प्लस 0.8 इंटू 14, चौथा वाला 0.3 इंटू 12 प्लस 0.7 इंटू 15। ये आपको याद आ रहा है? ये आपको याद आ रहा है? आपने लिख के नहीं किए थे, छोड़ दिया था। ये आपको ध्यान आ रहा है? बहुत अच्छे, ठीक है। तो जहाँ पे केसी लोएस्ट आए, ये लोग केसी निकाले थे, केसी लोएस्ट आया 12.8, ये देखिए 12.8। तो जो सेकंड वाला वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है, 12.8 लोएस्ट केसी आया, तो लोग बोला सेकंड ऑप्शन इज़ द बेस्ट। सबसे आसान सम, इतना आसान कि मैंने कराया नहीं था। अब इस सम पे फिर से आते हैं। ये जो सम है ये भी तो वैसा ही सम है जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में बोला है बताइए कितना डेट लें, पर इस सम में अंतर ये है कि WD दिया हुआ है कि डेट का वैल्यू दिया है। WD दिया हुआ है कि डेट का वैल्यू दिया हुआ है? डेट का वैल्यू दिया हुआ है, डेट का वैल्यू दिया हुआ है। तो उस केस में कोई भी इंसान, इवन आप लोग भी अगर एग्जाम में बैठते तो डेट का वैल्यू दिया हुआ है तो WD निकालते, तभी तो केसी निकलेगा। तो WD निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे किया है जैसे 50 लाख वैल्यू दिया हुआ ना, तो 5 लाख बाई 50 लाख 0.1, 10 लाख बाई 50 लाख 0.2, 15 लाख बाई 50 लाख 0.3 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके, और मैंने उठान के किया पर किया वही है, देखो दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये रहा टोटल कैपिटल डेट WD, ये रहा WD निकाल लिया ना। अब इक्विटी का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं था, तो बोल रहा है चलो इक्विटी का वैल्यू निकाल के WE निकालेंगे। जब WD 0.1 है तो WE 0.9 ही होगा, WD 0.2 है तो WE तो 0.8 ही होगा। देयर वाज नो नीड फॉर दिस कॉलम, ये इक्विटी वैल्यू का कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं था। अब WD WE आ गया तो केसी निकाला, दैट्स ओके, हौले हौले निकाला है। WD KD का एक कॉलम, WE KE का एक कॉलम, फिर ऐड करके समझे हौले हौले निकाला है, तो एक केसी निकाला है। और केसी इसका सबसे लोएस्ट कहाँ आया, 0.098, ये सबसे लोएस्ट आया केसी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो वाला बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। सबको एकदम सही लग रहा होगा, सबको एकदम सही लग रहा होगा। पर दिक्कत ये है, एक बात बताओ प्लीज, आप लोग बताओ मेरे को, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या डेफिनेशन है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? वेट कर रहा हूं। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या डेफिनेशन है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिस पे वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, जिस पे वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, दैट मीन्स केसी इज मिनिमम। वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, दैट मीन्स केसी इज मिनिमम, ये लिखवाया था नोट्स में। तो अगर
केसी चेंज हो रहा है, अगर केसी चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी तो चेंज हो रहा है। अगर केसी चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी तो चेंज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म को 50 लाख मान लिए, जो दिया हुआ था सम में 50 लाख, वो 50 लाख कांस्टेंट मान के WD निकाल लिए और केसी को चेंज करते जा रहे हैं। जो इंसान बुद्धिमान है वही समझ पाएगा कि सब में कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है, कि अपने केसी को चेंज करते जा रहे हैं और वैल्यू ऑफ द फर्म 50 लाख ही मान के WD निकाल लिए। वैल्यू ऑफ द फर्म 50 लाख मान के WD निकाल लिए, जबकि वैल्यू ऑफ द फर्म भी तो चेंज हो रहा है। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रह रहा है, 50 लाख ही है, तो फिर तो कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलेवेंट है, तब केसी से मतलब क्या है? थिंक अबाउट इट। हम लोग को तो केसी बाद में आया था, पहले था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वो होता है जहां वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब केसी मिनिमम है। मैंने बोला था इसका मतलब केसी मिनिमम है, तो केसी तो उसके बाद आया था। तो केसी अगर चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो रहा है। तो आप कैसे वेट ऑफ डेट ऐसे निकाल सकते हैं? इट इज़ अ कंसेप्चुअल मिस्टेक जो कोई सुनने वाला नहीं। इनफैक्ट आप लोग भी बहुत सारे सोचेंगे क्या बोल रहे हैं सर, एकदम ठीक तो था यार। ओके, WD निकाले, KD निकाले, मैं हाई फाई बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर, तो उस केस पे आप बताइए कैसे करते। नहीं किया जा सकता, सम इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डन दैट वे, ठीक है। तो मैंने शेयर किया जस्ट बिकॉज मेरे मन में ये आया जब मैंने सॉल्यूशन देखा। इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम कि मतलब आप ये लिखो भी, जिक्र भी करो, ठीक है, बिकॉज कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ था क्वेश्चन नंबर 3? तो खैर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। वो जस्टिफिकेशन ठीक है सर, बुक वैल्यू के अनुसार वेट्स लिया होगा ये लोग, वो सब ठीक है। वो क्या होता है कि जानबूझ के अपने जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो मन को तसल्ली के लिए, ठीक है, मेरे को जो बोलना था बोल दिया, आपको नहीं अच्छा लगा आप भूल जाइए उसको। हाँ सम ऐसे ही करना है, हाँ सम ऐसे ही करना है। मैंने बोला ना, जिसको आर्ग्यूमेंट है फॉरगेट अबाउट व्हाट आई सेड, सम करेक्ट किया हुआ है, ऐसे भी तो सम करेक्ट ही किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम का सॉल्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट सम का अपने सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि डेट दिया हुआ है, WD निकालेंगे, WE निकालेंगे, KD, KE और KC, अपना ये कॉलम्स होना चाहिए। तो आप कम से कम कॉलम बना दो, बिकॉज उन्होंने अनसंड कॉलम बनाया है जिससे माथा खराब होगा। पहला कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम WD, थर्ड कॉलम WE, फोर्थ कॉलम KD, फिर KE, फिर KC। तो डेट तो जो दिया हुआ है सब में 0, 5 लाख, 10 लाख वगैरह, WD 0, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, WE 1, 0.9, 0.8 एंड सो ऑन। बाकी ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना और KC निकालना है, समझ गए? सो आई डोंट थिंक यू आर माइंडिंग दैट सर आप ऐसे रफ में क्यों करवा रहे हैं। आई डोंट थिंक यू आर माइंडिंग दैट सर आप रफ में क्यों करवा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, KE निकालने बोला है इफ MM अप्रोच इज फॉलोड। KE निकालने बोला है इफ MM अप्रोच इज फॉलोड, KE इफ MM अप्रोच इज फॉलोड, तो KE निकालने बोला है। तो केस में सॉरी सो KE कैसे निकालेंगे आप लोग? इफ MM अप्रोच इज फॉलोड, तो KE कैसे निकालेंगे? पर KE कौन से केस में निकालना वही बोला नहीं है, कौन से केस में निकालना वही बोला नहीं है। सम पूरा का पूरा एम्बिगुअस है, कौन से केस पे निकालना वही बोला नहीं है। ऐसे तो यहाँ देखें तो वैल्यू ऑफ द फर्म दिया हुआ है और नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है, तो 10% होगा, तो 10% आंसर होगा वैसे देखा जाए तो, बिकॉज 5 लाख का नेट ऑपरेटिंग इनकम और 50 लाख का टोटल कैपिटलाइजेशन है।
तो 50 लाख इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाई के सी स्टार. 50 लाख इक्वल टू 5 लाख बाई के सी के जो भी है. तो इन दैट केस के क्या 10%. तो 10% आंसर होना चाहिए. चेक कर रहा हूँ. पर इन्होंने अगर वहाँ चले गए होंगे कि ये जो फर्स्ट आंसर निकला ना, फर्स्ट आंसर कि डेट कितना डिसाइड किया अपने, सपोज 15 लाख डिसाइड किए, पर टैक्स तो है नहीं सब में. सॉरी. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख रहा हूँ क्या किया इन्होंने. 3 का ए हो गया, 3 का बी. वो अलग अलग लेवल पे निकाला है फॉर्मूला से. अलग अलग एक के सी निकाल के अलग अलग लेवल पे फॉर्मूला से निकाला है. के सी माइनस के डी इंटू. ठीक है, दैट्स गुड. तो ये मेरा मिस्टेक है, करेक्ट दिया हुआ. नो इश्यूज, आई मेड अ मिस्टेक. ये सेकंड वाला सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है. तो पहले अपने के सी निकाल लें. वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ई बी आई टी डिवाइड बाई के सी. देयरफॉर के सी इज इक्वल टू ई बी आई टी बाई वैल्यू. यानी के सी इज इक्वल टू ई बी आई टी क्या है 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इक्वल टू 10%. कर लीजिए प्लीज. सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. वैल्यू इज इक्वल टू ई बी आई टी बाई के सी. तो के सी इक्वल टू ई बी आई टी बाई वैल्यू. तो 5 लाख बाई 50 लाख इंटू 100 10%. अब अलग अलग डेट पे के ही निकालना है. अलग अलग डेट पे के ही, वो समझ में नहीं आया था मेरे को. तो अकॉर्डिंगली ध्यान रहे के का फॉर्मूला क्या है, के सी प्लस के सी माइनस के डी इंटू बी बाई एस. तो इन दैट केस अपना जो डेट है वो कितना है, डेट इतना है. तो इक्विटी कितना है, तो बी बाई एस कितना है. तो अपना के ई कितना आएगा, बस वो निकालना है. डेट अपना 0, 5 लाख, 10 लाख. तो इक्विटी कितना 50 लाख, 45 लाख, 40 लाख. सर इस बार भी आप मान रहे हैं क्या वैल्यू सेम रहेगा? ये करेक्ट है, क्योंकि एमएम अप्रोच बोलता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन द सेम. तो ये सही है. पर फर्स्ट पार्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये नहीं बोलता है ना, वो जानबूझ के माने थे. तो सेकेंड पार्ट कंसेप्चुअली करेक्ट है, बिकॉज सेकेंड पार्ट में भी हम लोग मान रहे हैं 50 लाख टोटल सेम रहेगा. तो अगर वो 5 है तो ये 45, वो 10 है तो ये 40, वो सही है. क्यों? बिकॉज एमएम अप्रोच में विदाउट टैक्सेस में वैल्यू सेम रहता है, बट ट्रेडिशनल अप्रोच में तो वैल्यू सेम नहीं रहता है ना. वहाँ वो 50 लाख मान के वेट्स जो निकाला वो कंसेप्चुअली गलत था. तो डेट इक्विटी बी बाई एस निकाल लेंगे. 0, 5 बाई 45, 1 बाई 9, 10 बाई 40, 1 बाई 4, 15, 35. 15 by 35, 3 by 7, 20, 30, 2 by 3, 25 कहाँ तक दिए? 30 तक दिया है. डेट को 30 तक दिया है. 25, 25, 0.5, 30, 20, 1.5. अब के ई इक्वल टू के सी क्या है अपना 10 प्लस ब्रैकेट 10 माइनस इंटरेस्ट रेट क्या था, सम में इंटरेस्ट रेट क्या था चेक कर रहा हूँ. वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट था. कॉलम बना देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया. के डी का कॉलम बना देना चाहिए बिकॉज अलग अलग इंटरेस्ट रेट है. 6.2, 6.6, 6.2. बाप रे, 6.6 के बाद कम हो रहे हैं. वो 6.6, 6.2, 7, 7.58. यहाँ पे कॉलम के डी का बनेगा 0, 6, 6, 6.2 ऐसे करके, है ना. ये एप्लीकेबल नहीं है. तब के ई आएगा. के ई क्या आएगा? पहले अपना 10%, फिर आएगा 10 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 1 बाई 9, फिर 10 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 1/4, फिर 10 प्लस
10 माइनस 6 इंटू 3/7 एंड सो ऑन. सो इज इट फाइन? सम को फिर से इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा. और ये तो 1 था ना, सॉरी, ये 1 था, सही बोला. ये B/S 1 था, सॉरी. सेकेंड लास्ट में 25/25 1 था. सो आप लोग कैसे निकालते जाएंगे और कैसे आते जाएगा. थोड़ा सा रफली सॉल्व किया है मैंने, होप यू विल नॉट माइंड. ठीक है. KC प्लस KC माइनस KD टू B/S. MM मॉडल क्या बोला था? KC सेम रहेगा 10 का 10 और KE बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. वही हो रहा है, KE बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है. तो सम को, इस सम को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए. सम आने से एक बार अटक सकता है. इस सम को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए. ओके, प्लीज मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट. तो 3 सम्स इंपॉर्टेंट मार्क किए, 2 बुक का, एक ये वाला. ठीक है. दो और होमवर्क लिख लीजिएगा, बिकॉज वो सम सिमिलर अपना किया हुआ आज ही. एक है May 18, क्वेश्चन नंबर 1A. हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है. ये बाईबैक वाला सम है जो आज किए थे, बाईबैक वाला, बाईबैक. आज पहला सम जो किए थे ना बुक से, अपने बुक से जो पहला सम किए थे, शायद पेज नंबर 214, ये बाईबैक वाला सम है. May 18 क्वेश्चन नंबर 1A इंपॉर्टेंट बाईबैक वाला सम है. आज पहला सम क्वेश्चन पेज नंबर 214 से किए थे क्या? चेक कीजिए प्लीज. अपने बुक से जो फर्स्ट सम किए थे आज, वो पेज नंबर 214 का किए थे क्या? नहीं, क्वेश्चन पेपर का सम है, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का सम है, क्वेश्चन पेपर. अपने बुक में भी होगा पीछे, अपना जो बुक है उसके पीछे ही पेपर्स, वहां पे भी होगा, वहां से बता देता हूं. हाँ, तो आज जो सम किए थे पेज नंबर 214 क्वेश्चन नंबर 15, वैसा ही सम है. यस, पेज नंबर 219 क्वेश्चन नंबर 2 में है ये सम. पेज 219 क्वेश्चन नंबर 2 में ये सम है. पेज 219 क्वेश्चन नंबर 2. अगर आपको पेपर में नहीं जाना है तो सेम पेज 219 क्वेश्चन नंबर 2 बाईबैक का सम है, जो बाईबैक का सम अभी किए थे आज. पेज 219 क्वेश्चन नंबर 2 अपने बुक का SSCI बुक का. तो दिस इज सिमिलर टू पेज नंबर 214 का जो सम किए थे. ठीक है, आज तो आज ही सम किए थे, बाईबैक का सेम सम है. ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस होगा. पेज 219 क्वेश्चन नंबर 2. तो इससे जितना भी MM मॉडल वगैरह चल रहा था ना, सारा का सारा जो MM मॉडल, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसका जितना टाइप का सम्स होता है सारा का सारा हो गया. एवरीथिंग वी हैव डन, ऑल टाइप्स, ऑल वैरायटीज, आर्बिट्राज का सम्स, एवरीथिंग इज कवर्ड. ओके, ये सारा कवर्ड हो गया. अब अपने को 2-3 थियरीज है जो एग्जाम में आता तो है नहीं, पर सिंस बुक में दिया हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही. वो 2-3 थियरीज कर लेते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं आते. ठीक है,
तो प्योर थियरी में जो है वो है एक पेकिंग ऑर्डर थियरी। ध्यान रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में थियरी क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शनल आता है और उस पर सागर है पूरा, उस सागर में से ये बूंद आएगा, आने को आ सकता है, पर उसके लिए आप रटेंगे क्यों? वाई वुड यू प्रिपेयर टू मच? आपको आइडिया है तो काफ़ी है उस थियरी के लिए। पेकिंग ऑर्डर थियरी ये बोलता है कि रियल लाइफ में कंपनीज बिलीव करती है कि देयर इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री? इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब किसी को पता है? इंफॉर्मेशन असिमेट्री प्लीज। इंफॉर्मेशन असिमेट्री, यस, वन पार्टी हैज मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द अदर। ये अपने इकोनॉमिक्स में था। इकोनॉमिक्स में वन ऑफ द रीजंस वाई मार्केट फेलियर का एक रीजन था इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मार्केट फेलियर का वन ऑफ द रीजंस था इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बायर नोज मोर या सेलर नोज मोर, ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में था, मार्केट फेलियर का वन ऑफ द रीजंस। तो पेकिंग ऑर्डर थियरी ये मानता है कि कंपनी के इनसाइडर्स को ज़्यादा पता है एज कंपेयर टू कंपनी के आउटसाइडर्स। कंपनी के इनसाइडर्स को ज़्यादा पता होता है एज कंपेयर टू कंपनी के आउटसाइडर्स। तो वो लोग कुछ भी सिग्नल नहीं देना चाहते हैं बाजार को कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। जैसे मेरे घर पे क्या चल रहा है मैं नहीं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को पता चले। आई एम नॉट वांटिंग यू ऑल टू नो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले कंपनीज लोग अपना इंटरनल रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करते हैं। वो लोग रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये तो फाइनेंसिंग डिसीजन हो रहा है ना, तो सबसे पहले कंपनीज लोग रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करता है, उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लगता। अगर रिटेन्ड अर्निंग सफिशिएंट नहीं है और उनके पास और प्रोजेक्ट्स है जिनमें पॉजिटिव एनपीवी है और रिटेन्ड अर्निंग सफिशिएंट नहीं है, तो वो लोग डेट बोरो करते हैं, डेट। और अगर डेट बोरो करने के बावजूद उन लोग को और पैसा चाहिए तब एक्सटर्नल इक्विटी इशू करता है। तो क्या ऑर्डर हो गया? पहले इंटरनल इक्विटी, फिर डेट और फिर एक्सटर्नल इक्विटी। सर ऐसा क्यों? डेट पहले क्यों और एक्सटर्नल इक्विटी बाद में क्यों? देखो, अगर आप डेट उठा के बिजनेस करते हो ना, उसको बोलते हैं जिगरा। डेट उठा के बिजनेस करने का मतलब जिगरा, बिकॉज आप बैंकरप्ट हो सकते हो, आपको डेट को चुकाना पड़ेगा, लीगल लायबिलिटी है। जबकि आप इक्विटी इशू करते हो, पैसा उठाते हो, तो लीगल लायबिलिटी तो कुछ है नहीं। तो अगर कंपनी डेट उठाता है तो बाजार को पॉजिटिव सिग्नल लगता है कि यार देख, ये लोग 500 लाख का डेट उठाए हैं, तो दम होगा तभी तो उठाए हैं ना, तो लगता है ये लोग का प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है, चल अपने को इस कंपनी का शेयर बाई करना चाहिए। यानी बाजार में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। पर अगर इक्विटी उठाते हो तो लगता है देख, ये लोग मुफ्त का इक्विटी उठा रहे हैं, मालूम है कोई लायबिलिटी तो है नहीं, लगता है गड़बड़ है यार, अपने को संभल के रहना चाहिए इस कंपनी से। तो रिटेन्ड अर्निंग जो लेते हैं शुरू में, उससे नो सिग्नल। डेट उठाते हैं उससे पॉजिटिव सिग्नल, एक्सटर्नल इक्विटी से नेगेटिव सिग्नल। तो जानबूझ के कंपनीज लोग ये वाला पद्धति फॉलो करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। दे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज देयर रिटेन्ड अर्निंग, देन दे यूज द डेट, देन दे यूज एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज पेकिंग ऑर्डर थियरी। ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो पेकिंग ऑर्डर थियरी में आप पहले ये डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम बनाइए और डायग्राम में नीचे में लिखिए रिटेन्ड अर्निंग, फिर लिखिए डेट और फिर लिखिए एक्सटर्नल इक्विटी और एरो इस तरफ दीजिए। तो इस तरफ एरो का मतलब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो फर्म्स लोग ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है, पेकिंग ऑर्डर। ओके, फर्म्स फॉलो दिस ऑर्डर व्हेन दे रेज फाइनेंस।
firms follow this order in financing. फर्म्स फॉलो दिस ऑर्डर इन फाइनेंसिंग. फर्म्स लोग ये ऑर्डर फॉलो करते हैं फाइनेंसिंग में, पैसा उठाते समय. वाई, ऐसा क्यों? इंफॉर्मेशन asymmetry. Information asymmetry. Information asymmetry. यहाँ पे नो सिग्नल, रिटेन अर्निंग यूज करते हैं, बाजार को सिग्नल ही नहीं मिलता है. इससे पॉजिटिव सिग्नल, ओ यार ये लोग डेट उठा रहे हैं, इसका मतलब पक्का ये लोग में दम है. पॉजिटिव सिग्नल. और इससे नेगेटिव सिग्नल, ये लोग इक्विटी उठा रहे हैं, मुफ्त का पैसा यूज़ करने का मन है, लगता है खुद का प्रोजेक्ट में दम नहीं है, तभी तो हिस्सेदार खोज रहे हैं. इक्विटी इशू करना माने हिस्सेदारी खोजना, तो बाहर वालों को आप स्टेक होल्डर बना रहे हो. इसका मतलब आपका खुद का जो प्रोजेक्ट बढ़िया नहीं है ना ज़्यादा, तभी तो आप हिस्सेदारी दूसरे को देना चाह रहे हो. कोई बढ़िया चीज़ होगा तो उसमें मैं तुमको पार्टनर क्यों बनाऊंगा, ठीक है ना. क्लियर? सर ये तो आप इस तरह से लिखा दिए, तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे प्रॉपरली? उतना प्रॉपरली लर्न करने का मन है तो किताब जिंदाबाद, आप रट लेना, ठीक है. बट जैसा मैंने बोला, थियरी अटेम्प्ट नहीं करना और करना भी पड़ा तो आइडिया काफ़ी है. फिर मन से लिखना अपने शब्दों में कि पैकिंग ऑर्डर थियरी है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी. पॉइंट नंबर 1, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन asymmetry. दैट मीन्स कंपनी insiders know more. This theory states that when a company raises fund, first of all it uses retained earning, then debt, then external equity. Why? Because when it uses retained earning, it gives no signal to the market. When it raises debt, it gives a positive signal to the market. When it raises external equity, it gets a negative signal to the market. ठीक है ना? तो you have to make your own language. समझ में आता है तो इंग्लिश अपने आप निकल जाती है. और वैसे तो किताब जिंदाबाद अगर आपको रटना है तो. Is it okay? Fine. Is it okay? So this was pecking order theory. Number 2. Static ट्रेड ऑफ थियरी. कई बार केवल ट्रेड ऑफ लिखते हैं पर एक्चुअल नाम है स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी. स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी, एक्चुअल नाम है स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी. कई बार केवल ट्रेड ऑफ लिखते हैं. स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी. ओके, ध्यान से सुनिएगा पर प्लीज. अगर रियल लाइफ, पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है, लीवर्ड फर्म या अनलीवर्ड फर्म? कौन सा कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है, लीवर्ड फर्म या अनलीवर्ड फर्म? लीवर्ड फर्म, ठीक है ना. अब रियल लाइफ में अगर कोई कंपनी का दिवालिया होगा, बैंकरप्ट होगा, इफ अ कंपनी बिकम्स बैंकरप्ट रियल लाइफ में, सपोज एक कंपनी दिवालिया हुआ, क्या उसी समय बटन टीपेंगे और कंपनी बंद हो जाएगा? यानी कंपनी बैंकरप्ट होने का मतलब हुआ कंपनी का जो एसेट्स है वो बेच के लायबिलिटीज़ को चुकाया जाता है वगैरह, तो वो क्या बटन टिपते ही हो जाता है या लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस होता है? बैंकरप्सी में बटन टिपते ही कंपनी ख़त्म हो जाता है या लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस ये सब होता है? लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस होता है. क्या उस लीगल प्रोसेस में कंपनी का खर्चा लगता है? क्या उस लीगल प्रोसेस में कंपनी का खर्चा लगता है? लीगल प्रोसेस में यस, हैवी खर्चा लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड जैसे कंपनी अगर बैंकरप्ट
जब डिक्लेयर हुआ कि ये कंपनी बैंकरप्ट है, उसके बाद भी उसका धंधा चलता रहता है, पर क्या कस्टमर्स या सप्लायर्स लोग उस कंपनी से बहुत कंफर्टेबली डील करना चाहते हैं? जैसे वोडाफोन का जब बात आया था 2 साल पहले कि वोडाफोन जो है बैंकरप्ट होगा वगैरह वगैरह, तो उस केस में लोग क्या वोडाफोन का कनेक्शन ले रहे थे? वोडाफोन का कनेक्शन आज भी क्या लोग इतने कंफर्टेबली लेते हैं? वोडाफोन नहीं, यानी कस्टमर को फेथ कंपनी से हट जाता है कि यार गड़बड़ है, कस्टमर को फेथ। इवन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में आज के दिन लोग डिपॉजिट ज़्यादा नहीं करते हैं। पंजाबी लोग करते होंगे वो अलग बात है, पर पीएनबी ने जो अपना रिस्पेक्ट खोया था उस समय, ठीक है, नीरव मोदी के टाइम पे, तो इन दैट केस डिपॉजिटर्स का फेथ हिल गया था। तो कस्टमर्स का फेथ, सप्लायर्स का फेथ, ठीक है, वो हिल जाता है। तो अगर कस्टमर खरीदता भी है ऐसे कंपनी से सामान, जब कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो फेयर वैल्यू पे खरीदना चाहेगा कि नीचे दाम पे? माने नीचे दाम पे मिलेगा तब खरीदेगा कि फेयर वैल्यू पे खरीद लेगा? कोई बैंकरप्ट कंपनी से अगर कस्टमर सामान खरीदेगा भी तो क्या फेयर वैल्यू पे खरीदेगा कि नीचे दाम पे खरीदेगा? नीचे दाम पे खरीदेगा। सप्लायर लोग जो माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल वगैरह, उन लोग को डर है, क्या पता कब कंपनी रॉ मटेरियल का पैसा नहीं देगा, तो क्या वो लोग सेम दाम और सेम टर्म्स पे माल सप्लाई करेगा या ख़राब टर्म्स पे कंपनी को ख़राब टर्म्स ऑफर करेगा, या सेम टर्म्स पे ऑफर करेगा जो बढ़िया कंपनी को ऑफर करता है? ख़राब टर्म्स ऑफर करेगा कि सेम टर्म्स? ख़राब टर्म्स, हाई रेट पे माल सप्लाई करेगा, क्रेडिट नहीं देगा, बोलेगा 10 दिन में पैसा देना पड़ेगा वगैरह। कोई बोल रहा है लोअर प्राइस पे सप्लाई करेगा, क्या बोल रहा है सौरभ गेरा? सप्लायर लोग उसको लोअर प्राइस पे माल सप्लाई करेगा। आई थिंक सौरभ गेरा आपका लास्ट बाद में जो आप कस्टमर का बोलना चाह रहे होंगे, ये कस्टमर लो प्राइस देना चाहेगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, एजेंट्स जो कंपनी से डील करते हैं, वो लोग ख़राब से कंपनी को बिहेव करते हैं। एम्प्लॉयज़ लोग कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, जो तो कंपनी का मारना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं दिखता है कि सर डेट होने से और भी तो एक नुकसान है कि जो एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी ये बोलता है कि VL इज इक्वल टू VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड, आप कॉपी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट। VL इक्वल टू VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, ये तो MM ने बोला था, तो MM ने प्लस कराया था ना, तो MM एक तरह से क्या बोला, डेट बढ़िया, डेट बढ़िया, डेट बढ़िया। पर रियल लाइफ में तो डेट खराब भी होता है, तो इसलिए ये स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, टैक्स का फ़ायदा है डेट में, पर डेट के कारण वो जो बैंकरप्सी का स्कोप है, तो उस वजह से वो माइंड में रखते हुए अपने को माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट। बैंकरप्सी कॉस्ट हो गया जो बैंकरप्सी में लीगल कॉस्ट लगता है, जो एसेट्स को डिस्ट्रेस में सेल करना पड़ता है, बैंकरप्सी कॉस्ट एंड एजेंसी कॉस्ट, बैंकरप्सी कॉस्ट एंड एजेंसी कॉस्ट। कोई पूछेगा बाद में सर बैंकरप्सी कॉस्ट क्या होता है? नॉलेज वाइज सब काम का है, एग्जाम वाइज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बुक में दिया हुआ है पर एग्जाम वाइज मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये आता नहीं है। बैंकरप्सी कॉस्ट हो गया आपका लीगल कॉस्ट एंड क्या बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस पे एसेट्स बिकना पड़ता है, डिस्ट्रेस सेल, ओके, उसके कारण जो नुकसान होता है। एजेंसी कॉस्ट जो है डिफरेंट एजेंट्स like customers, suppliers, comma, employees offer unfavorable terms. तो एजेंसी कॉस्ट क्या हुआ, कंपनी को जो कस्टमर्स है वो कमती पैसा देना चाहते हैं, सप्लायर ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ लोग कंपनी ज़्यादा सैलरी लेना चाहते हैं वरना वर्क नहीं करना, टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। डूबा हुआ कंपनी में टैलेंटेड पर्सन काम नहीं करेगा, डूबे हुए कंपनी में टैलेंटेड पर्सन जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो वैसे तो आई कैन टॉक एट लेंथ अबाउट दीज टू कॉस्ट्स, ठीक है, बट ऑब्वियसली आई नो आई एम टीचिंग फॉर सी इंटू एफ एम, आई कांट गो बियॉन्ड लेवल्स। तो स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियोरी है कि सर डेट बढ़िया तो है पर डेट खराब भी है, इसलिए जो ये है डेट, लेवल ऑफ डेट, इसका बुक से ग्राफ देखते हैं एक बार, बुक में ग्राफ क्या दिया है एक बार बुक से देखते हैं। ये रहा, ये बुक में ग्राफ दिया हुआ इसका। तो पहले वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म ले लिया है, मैं ड्रॉ कर दूंगा। वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म कुछ है, एक्स एक्सिस पे डेट है, डेट कितना ले रहे हैं। अब एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाया, ओके आई एम शोइंग, एक्स एक्सिस पे डेट है, ये बोल रहा है ये सपोज वी यू है, वी यू। अब जो लीवर्ड फर्म का वैल्यू बनाया वो बोल रहा है वी यू प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, ऊपर जाते जा रहा है। ये हो गया एज पर एमएम कि लीवर्ड फर्म का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पर एज पर स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियोरी ऐसा होगा बिकॉज बढ़ेगा तो बाद में गिरेगा भी, बिकॉज लोगों को चिंता होगी कि यार ये कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है, तो चिंता बढ़ी तो इन दैट केस दुर्घटना घटी। क्या एक डायलॉग ना, चिंता दुर्घटना, ठीक है। सो ये दिखाया है, ये लोग को नाम क्या दिया है इसको, जो ब्लू वाला ऊपर का है, ठीक है, वो हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड को ऐड करने से जो आया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लेस किया, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट था ना, इसको इंस्टीट्यूट ने बोला कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा था, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको इंस्टीट्यूट ने बोला कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट लिखा है उसको इन्होंने बोला है, ओ सॉरी गलत डायलॉग था, स्मृति बोल रही है डायलॉग है नज़र हटी दुर्घटना घटी, सही बोला सॉरी। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बैंकरप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो बेसिकली ग्राफ में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या बोलूँ इसको, ए बोल दूँ, ए ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये हो गया बी। तो जो ए है वो है टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, और जो बी है वो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। समझ गए? तो ये VL है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, तो ब्लू वाला ग्राफ आया, माइनस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो ब्राउन वाला ग्राफ आया। वाई एक्सिस पे वैल्यू है। तो ये स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियोरी, ये भी ट्रेडिशनल जैसा ही है कि सम डेट इज गुड, टू मच ऑफ डेट इज बैड। देखिए कॉमन क्या है, ट्रेडिशनल और इसमें दोनों प्रैक्टिकल है। सम डेट इज गुड, टू मच ऑफ डेट इज बैड, ये वाला थियोरी भी यही बोल रहा है। ये ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डेट हो गया ना। ब्लू लाइन क्या है बोल रहा है,
ब्लू लाइन इज VU प्लस TAD. MM मॉडल में जो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म होता, और ब्राउन लाइन है VL इक्वल टू VU प्लस TAD माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. तो ब्लू लाइन है MM मॉडल में जो लीवर्ड फर्म का वैल्यू होता. ब्लू लाइन है M मॉडल में जो लीवर्ड फर्म का वैल्यू होता, और ब्राउन लाइन हो गया VU प्लस TAD. VU प्लस TAD टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. आर यू ओके विद द ग्राफ नाउ? आर यू ओके विद द ग्राफ नाउ? सब पूरा ग्राफ दिखा दो छोटा करके. पूरा ही तो ग्राफ दिख रहा है सर. पूरा डायग्राम पूरा दिखा दो छोटा करके पूरा ही तो ग्राफ दिख रहा है अभी. ठीक है, दिस इज स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी, दैट इज पैकिंग ऑर्डर थियरी. जब बुक में दिया हुआ तो मैं कैसे छोड़ दूं? ऑल्दो आपके कोई फ्रेंड्स बाई चांस कहीं और क्लासेस कर रहे होंगे तो आप उनसे पूछिएगा स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी आता है. ठीक है, पैकिंग ऑर्डर थियरी आता है. ठीक है, सिंस थियरी का सिलसिला चल रहा है तो थियरी का और एक चीज कवर कर देता हूं, वो है अंडर ऑब्लिक ओवर कैपिटलाइजेशन. ये दोनों ही चीज खराब होती है किसी कंपनी में, अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन. इसका मतलब क्या बताएंगे? चलिए मैं पूछ रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं. एसेट टर्नओवर रेशियो के हेल्प से, एसेट टर्नओवर रेशियो ये था ना, एसेट टर्नओवर रेशियो ये था, एसेट टर्नओवर रेशियो अंडर ऑब्लिक ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब, अंडर ऑब्लिक ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको इस रेशियो से ध्यान आ जाएगा. तो ये दिखाता है एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट. एसेट टर्नओवर रेशियो याद है आपको? एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट एसेट्स को कितने बढ़िया से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है. अगर आपके पास 2 घंटे समय है पढ़ने का तो आप 2 घंटे में कितना प्रोडक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं, कि क्या पता आप 20 घंटा ले रहे 2 घंटे का पढ़ाई करने के लिए. ठीक है ना? तो समीर पाटिल ने बोला है लो एसेट टर्नओवर रेशियो इज अंडर कैपिटलाइजेशन. समीर आपने रॉन्ग बोला है, लो एसेट टर्नओवर रेशियो इज ओवर कैपिटलाइजेशन. तो समीर पाटिल ने बोला कि लो एसेट टर्नओवर रेशियो इज अंडर कैपिटलाइजेशन, रॉन्ग बोला. अगर लो एसेट टर्नओवर रेशियो है, लो एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब एसेट्स बहुत ज़्यादा है, एसेट्स बहुत ज़्यादा है. ओवर कैपिटलाइजेशन, बिकॉज एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड. एसेट्स में पैसा किसने लगाया? कैपिटल एम्प्लॉयड ने. तो आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा हुआ बिजनेस में और उससे फ़ायदा हो नहीं पा रहा है, सेल्स हो नहीं पा रहा है, रिटर्न हो नहीं पा रहा है, तो सब मिस यूटिलाइज्ड है. इट्स ओवर कैपिटलाइजेशन. ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब आइडल. सही बोला शिवम बंसल, बोला ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल आइडल है. सही मतलब है, एकदम सही बोला. ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल आइडल है. ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल आइडल है. सही है, कैपिटल आइडल है. आइडल, कैपिटल आइडल है, कैपिटल इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है. समीर क्लियर है क्या? समीर क्लियर है क्या जो मैंने समझाया? कैपिटल बहुत ज़्यादा बिजनेस में लगा रखे हैं, प्लांट मशीनरी सब ले रखे हैं, बट उससे अपना बिजनेस नहीं हो पा रहा है, आइडल है. तो ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है. आई थिंक सबको क्लियर है.
ओवर कैपिटलाइजेशन, टू मच ऑफ कैपिटल, ओवर क्या मतलब टू मच ऑफ कैपिटल। आप ये 2-3 शब्द जो लिखते हैं यही तो काम के हैं। बुक में तो बड़ा बड़ा लिखा रहता, 2-3 पेजेस का, मन ही नहीं करता रीड करने का, खास कर ना प्रैक्टिकल पेपर। कौन 3 पेज का पढ़ेगा ज्ञान उसका, वो भी टाप टूप किया हुआ, कट कॉपी पेस्ट किया हुआ, 3 बार 3 जगह से इन्वेस्टोपीडिया से कॉपी कर दिया होगा। ओवर कैपिटल, टू मच ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ, अंडर कैपिटलाइजेशन, टू लिटिल कैपिटल, टू लिटिल कैपिटल। तो टू लिटिल कैपिटल में क्या खराबी है? अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है तो क्या खराबी है? अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या खराबी है बताइएगा। अगर बहुत कमती बिजनेस में कैपिटल यूज करके अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो क्या खराबी है? बिकॉज खराबी तो दोनों में ही है। अंडर कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो बैड, ओवर कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो बैड। ओके, स्मृति बंका ने बोला सर कई बार अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो जाएगी, कई बार अपॉर्चुनिटीज आएगी, अपने पास कैपिटल नहीं है अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए। जितना प्रोडक्शन करना है उतना के लिए कैपिटल ही नहीं होगा, ठीक है। ये कृणाल बोल रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स राइट है आपके। आप ये सोचिए ना, बहुत ज़्यादा खाना खाना उचित है कि बहुत कमती खाना खाना चाहिए? बहुत ज़्यादा खाना चाहिए कि बहुत कमती? तो बहुत ज़्यादा खाने से तो क्या होता है सबको पता है, ओबेसिटी, ये वो सब, ठीक है। तो पूरा दुनिया चल रहा है बहुत कम खाना चाहिए, पर बहुत कम खाने से, मैल न्यूट्रिशन से क्या होता है आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन इज ऑल्सो बैड, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। 2 दिन तो आप विदाउट खाए हुए रहेंगे और आप बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी लाइट, बट 3rd डे योर एनर्जी लेवल विल ड्रॉप, ठीक है। सॉरी फॉर द कंपैरिजन। तो अंडर कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है। कोई सोचेगा देख कमती कैपिटल से क्या कर रहे हैं हम लोग, पर तुम निरंतर नहीं कर पाओगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी मिस हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे तुरंत बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है ना, एकदम सही है। won't be able to compete in the marketplace, correct है, won't be able to compete in the marketplace, won't be able to compete in the marketplace। इसलिए जब आपको सेल्स बाय टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बताया था ना, तो बोला था इट शुड बी क्लोजर टू द इंडस्ट्री एवरेज, क्लोजर टू इंडस्ट्री एवरेज। अगर इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.6 है और आपका 2.8 है तो आप बर्बाद कर रहे हो, ओबेसिटी। और इंडस्ट्री का 1.6 है और आपका 0.9 है, तो इतना अच्छा कैसे हो गया? मैंने शक होता है। आजकल क्या बोलते हैं, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू। ऑडिटर को आजकल ऑडिट उसी दिमाग से करना चाहिए। आप लोग तो सब पढ़ते हो, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, बट रियल ऑडिट अगर करना है, सुपरफिशियल नहीं, तो बात यही है, समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ नॉट ट्रू। कोई लोचा है, ठीक है। तो ओवर अंडर कैपिटलाइजेशन ही बुक में दिया हुआ, 2-3 पेज का दिया हुआ, पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस है। तो ये 3 थियरी टॉपिक कराए हैं मैंने, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी, पेकिंग ऑर्डर थियरी, अंडर ऑब्लिक ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर ऑब्लिक ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। ओके, आप ध्यान से सुनिए। ये जो पार्ट था चैप्टर का, ये जो पार्ट था चैप्टर का, ये पार्ट मेरा जो कराया हुआ था, जो यूट्यूब पे क्लासेस है उस पर जैसे आर्बिट्राज कराया हुआ नहीं था, आर्बिट्राज ठीक से नहीं कराया हुआ था, कराया हुआ था पर थोड़ा फटाफट किया था, बिकॉज वो आता नहीं है ना, ठीक है। तो वो थोड़ा फटाफट करने के चक्कर में लोगों को पता नहीं कंफर्ट नहीं आया था। इस बार आर्बिट्राज बहुत धीरे कराया, जैसे आज अपनी 4थी क्लास है, ठीक है ना। और यूट्यूब पे जो क्लास है वो 4 क्लास पे पूरा चैप्टर खत्म है। यूट्यूब पे जो क्लास उस पर 4 क्लास से पूरा चैप्टर खत्म है। अब सुनिएगा ठीक से, जो एक पार्ट अब चैप्टर का बचा, जो एक पार्ट चैप्टर का बचा वो है अपने को पैसा कहाँ से उठाना चाहिए। जैसे अपने को अगर 50 लाख रुपया चाहिए तो 50 लाख रुपया को अपने डेट से कितना उठाए, इक्विटी से कितना उठाए, ठीक है। वो थियरी नहीं है, वह 50 लाख को डेट से कितना उठाए, इक्विटी से कितना उठाए, जिससे अपना EPS मैक्सिमाइज हो, ROI मैक्सिमाइज हो, ठीक है। आपने को उस वाले पोर्शन में जाना है कि अपने डेट से कितना उठाएं, इक्विटी से कितना उठाएं, ठीक है। तो मतलब और इजी पार्ट है, इनफैक्ट ये वाला पार्ट डिफिकल्ट होता है, वो वाला पार्ट ईजियर होता है, ईजियर, ठीक है। उस पर कोई इशू नहीं है, एकदम स्ट्रेट डिस्कशन है वो वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो आज अपने इधर में एंड करते हैं, ओके, वी विल एंड द क्लास ओवर हियर। एंड अपने जो वो वाला पार्ट बचा कि पैसा कहाँ से उठाए, डेट से या इक्विटी से,
वो अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ट्यूसडे को वील स्टार्ट कि अपने कहाँ से पैसा उठाए, डेट से कि इक्विटी से, ठीक है। और इनफैक्ट बता दूं आपको कि जो यूट्यूब पे लेक्चर है वो हटाए जाएंगे ओल्ड वाले, और जो नए वाले लेक्चर है ये यूट्यूब पे जाने वाले हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जीडीपीडी कर रहे हैं मैं चाहता हूँ वो लोग को भी यही वाले लेक्चर मिले जो कैपिटल स्ट्रक्चर का, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर का आर्बिट्राज पोर्शन यूट्यूब वाले लेक्चर में फास्ट कराया हुआ था तो उसके कारण दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे भी डालने वाले, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ट्यूसडे को टू डू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक। 3 थियरी कर लिया है, पैकिंग ऑर्डर, ट्रेड ऑफ थियरी है वो, और इको का आप लोग करते जा रहे होंगे तो इको का डाउट सॉल्विंग क्लास उसके बाद होगा। अब कोई पूछेगा तो सर कब कंप्लीट होगा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैक्सिमम है। इन तीनों क्लासेस में कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है ट्यूसडे थर्सडे में हो जाए, पर क्या पता ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, क्योंकि लास्ट टाइम 4 क्लास लगा तो इस बार 6 या 7, उससे ऊपर थोड़ी लगाएंगे हम लोग। तो ट्यूसडे थर्सडे कंप्लीट हो जाएगा या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अपना ये जो है ये कंप्लीट होने के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स योर इकोनॉमिक्स का जो आप लोग क्लासेस किए हैं उसका डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।